हेलो बच्चों, आज हम वर्क एंड एनर्जी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आस्क्ड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg। इसको ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट तक ऊपर ले जाया गया है। हाइट दे रखी है 5 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि जब इसकी फ्री फॉलिंग होगी तो हाफ वे पर, एग्जैक्ट हाफ वे पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हाफ वे पर हाइट कितनी होगी, जब टोटल हाइट इन्होंने दे रखी है 5 मीटर, तो हाफ वे पर होगी 5 का हाफ कर लीजिए आप, यानी कि 2.5 मीटर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग होते हुए 2.5 मीटर अबव द ग्राउंड रह जाएगा, उस पोजीशन में हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। We know the formula of potential energy is equal to mgh. Here m is the mass of the object, g is the gravity. You know the gravity is 9.8 meter per second square. बट जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम g की वैल्यू कितनी लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h दे रखा है 5 मीटर, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। m है 40, g है 10 और h दे रखा है 5 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 10 400, 400 मल्टीप्लाई 5 2000 जूल्स। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकली है 2000 जूल। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है 40 kg का जो मास है वो 5 मीटर हाइट पर प्लेस्ड है। नाउ जब हम फ्री फॉलिंग कराते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा जब नीचे की ओर गिर रहा है तो हाफ वे पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हाफ वे पर हम हाइट लेंगे 2.5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कब, हाफ वे पर, हाफ वे पर कितनी होगी, mgh। अगेन वही फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। तो m कितना है यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई g 10 और h अब हम कितना लेंगे, h लेंगे हम 2.5, यानी कि ये कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10 400, 400 मल्टीप्लाई 2.5, ये आएगा 1000 जूल। यानी कि हाफ वे पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1000 जूल। अब हमें हाफ वे पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जब हम कोई भी मास एक सर्टेन हाइट पर प्लेस्ड करते हैं उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब फ्री फॉलिंग होती है तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती जाती है क्योंकि हाइट रिड्यूस हो रही है, बट ड्यू टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one form to another form. तो इस केस में भी क्या है, अब हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मैं इस डायग्राम को रब कर देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पर, हाफ वे पर। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, हाफ वे पर। ओके, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली थी, 2000 जूल्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ वे पर कितनी निकली थी, 1000 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किस पर, हाफ वे पर। तो
काइनेटिक एनर्जी को हम इस साइड ले आए, इक्वल टू 2000 माइनस 1000, कितना आंसर आ गया 1000 जूल्स। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे पर आई है 1000 जूल। यही हमारा आंसर है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 11 सेज what is the work done by the force of gravity on a satellite moving round the earth? justify your answer। मतलब अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो उस सैटेलाइट पर हमको वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज कीजिए ये अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, किसी भी पोजीशन में हो, तो इस सैटेलाइट पर हम एक वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ये ऑलवेज अलोंग द एक टेंजेंट होगा अलोंग द सर्कुलर पाथ। इसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है सैटेलाइट की। जब भी हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ये एक टेंजेंट होगा अलोंग द सर्कुलर पाथ, किसी भी पोजीशन में आप निकाल सकते हैं। अब इस सैटेलाइट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो टुवर्ड्स द अर्थ लगेगी, चाहे किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो। इसमें ये किसी भी पोजीशन पर होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो टुवर्ड्स अर्थ लगेगी, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेंजेंट अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो इनके बीच में हमेशा एक राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्लियर? आप किसी भी पोजीशन पर देख लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम वर्क डन निकालते हैं, तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा यहाँ पर कितना है कॉस 90 डिग्री। वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री इज 0। सो यहाँ पर क्या होगा एफ एस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू गई 0, so work done is 0. So in this case there is no work done by the force of gravity on a satellite moving round the earth. Question number 12 says can there be displacement of an Question number 12 says can there be displacement of an object in the absence of any force on it? Think, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? यस, देयर कैन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स ऑन इट। वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज F इज इक्वल टू ma। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ F इज 0 then ma should also be 0, but no, एक्सीलरेशन 0 हो सकता है बट मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, इट कैन नेवर बी 0। तो मास तो हमेशा रहेगा, तो मास जब रहेगा तो एक्सीलरेशन उसका बना रहेगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, दो केस हो सकते हैं, पहला है एट रेस्ट पर हो सकता है, सेकंड केस है एट यूनिफॉर्म मोशन में वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, वो ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट सर्टेन स्पीड पर चलता रहेगा इन अ डेफिनेट टाइम, मतलब टाइम इंटरवल सेम रहेगा और उसकी स्पीड सेम रहेगी। तो जब वो एक ही स्पीड से चलता चला जा रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, उसकी पोजीशन में तो चेंज होगा ही। तो फोर्स 0 होने पर भी किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। That's all for today. I hope you like this video. Bye bye.